नमस्कार दोस्तों, रोजगार युथ रौनक में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, एनसीईआरटी का दौर चल रहा है। एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको 6, 7, 8, 6, 7, 8, बाद में 9, 10, 11, 12 देखेंगे। पहले एक 6, 7, 8 देखना, 6, 7, 8। इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका होती है बाबू, उसको ध्यान देना है। क्या देना है? उसको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान उसको देना है। तो यहाँ से पहले टाइम सेटिंग भी कर लेते हैं। 2 से ठीक, हाँ 2 से ठीक चल रहा है। दूसरा बात, कलर। कलर क्या ले लेते? कलर हमको लग रहा है, कहेंगे सर रोज कलर है चेंज होता है, तो चलो यही कलर रहने दो, ये भी ठीक दिखता है। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ा रहे हैं? 6 का पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक, पॉलिटी पढ़ा के खत्म कर दिए हैं। अब 6वीं क्लास का आपका हिस्टोरी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्टोरी। ठीक है, ये भी क्या करेंगे हम पढ़ा के आपको। आज नहीं, ये 2 पार्ट में पढ़े। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। चूंकि इतिहास है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है, तो थोड़ा आगे चल जाएगा इतिहास। ठीक है, अच्छा आगे क्या देखेंगे? इसके बाद 6 क्लास का आपका जियोग्राफी देख लेंगे। क्या देख लेंगे अब हम? जियोग्राफी देख लेंगे। यही आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास क्या देखेंगे? इतिहास। इतिहास में देखेंगे इसका पाठ का विवरण क्या क्या है, इसमें मतलब कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्यों हमें पढ़ना है। ठीक, अध्याय नंबर 1 देखेंगे। क्यों पढ़े हम इतिहास? तो क्या क्या पढ़े? हमें कुछ जानकारी चाहिए तो हम क्या पढ़ते? देखिए, क्या, कब और कहाँ और कैसे, ये पढ़ना है। ये हमको क्या करना है? पढ़ना है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक क्या होते हैं और ये भोजन का संग्रह कैसे करते थे, इनके बारे में पढ़ना है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। क्या होता है बाबू? शिकारी। ठीक है, आरंभिक नगर, पहले जो नगर बनाए गए थे वो नगर कैसा था, उसके बारे में पढ़ना। आगे कहेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। मैंने किताब से जो जानकारी हमें मिली है वो क्या बताती है। कुछ जगह पे हमें कब्र मिला है, कब्र हमें क्या बताती है, इसके बारे में पढ़ना है। 5वां है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मन राज्य क्या होते हैं, राजा कौन होते हैं और प्राचीन गणराज्य क्या था, इसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। आगे अगला चैप्टर है नए प्रश्न, नए विचार। मैंने नया प्रश्न है आपके दिमाग में, नए विचार कैसे कैसे, उसके बारे में पढ़ना। अगर अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और बुद्ध में धर्म के मार्ग को अपना लिया, धर्म के मार्ग को अपना लिया। कर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में जानना है। खुशहाल गांव और कैसे और समृद्ध शहर कैसे होते हैं, हमें पूरा अच्छी तरीके से याद है कि आप लोग को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। ठीक है, व्यापारी क्या होते हैं? राजा और तीर्थयात्री के विवरण से हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में पढ़ना है। आगे है नए साम्राज्य और राज्य, फिर इमारतें और चित्र तथा किताबें। देखो, इतिहास ऐसा है ना कि जो आर्ट और कल्चर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गर्भगृह क्या होता है, ये सब जो आप अलग से पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी में ही टोटल पढ़ा देंगे हम। टोटल दिया हुआ है, आराम से आपको बस पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर कितना तक? 4 तक। कितना तक? 4 तक। ठीक है, चलिए। अध्याय 1 कह रहा है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, रसीदा का सवाल था। जब आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उसमें कुछ कहानी दिया रहता है, कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। तो उसी में एक रसीदा, एक लड़की है, उसका एक सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। तो कहानी आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन पॉइंट पढ़ना है बस वही आपको पढ़ना है। ठीक है, कह रहा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? यही जान सकते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता था, यही हमारा अतीत है। जो आज वर्तमान जो बीत जाता है वही आने वाले समय के लिए अतीत बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? अतीत बन जाता है। इस बात को आपका करना है, गौर से समझना है। देखिएगा, हो सकता है इसमें ना दिखे, लेकिन जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको जुड़िए, जुड़ने से ये फायदा होगा कि इस तरह वीडियो देख लेंगे। अब वहाँ पे आपका पीडीएफ रहेगा, तब पीडीएफ क्या कर लेंगे आप, आसानी से नोट कर लेंगे, देख के नोट कर लेंगे। वीडियो को रुक रुक के नोट करना थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता है कि मुश्किल लगता है। यहाँ हम जितना रूल से खांचे हैं केवल आपको उतना ही नोट करना है, बहुत ज़्यादा नोट नहीं करना है। आइए कहेंगे तो सिविल सर्विस में प्री के साथ साथ आपका मेंस भी तैयारी होता है, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आपकी
यही एनसीईआरटी कराती है। यहीं से आपको लेख लिखने की क्या मिलती है, समझ विकसित होता है। और सबसे छोटी छोटी बात यह है कि इसमें इतनी छोटी छोटी बातें बताया गया है ताकि आपका दिमाग एकदम एक्टिव से काम करेगा, एक्टिव से काम करेगा। जैसे शुरू से हम आप पढ़ें, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक, हाँ शब्द देखिए, आखेटक किसको बोलते हैं, शिकारियों को। आखेटक किसको बोलते हैं, शिकारियों को। ये ऑप्शन में आ जाएगा तो वहाँ थोड़ा दिमाग चकड़िया जाएगा, तो याद रखेगा आखेटक किसको बोलते हैं, शिकारी को। पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में और शिल्पकारों के बारे में, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये मेंस के लिए आता है। जब मेंस लिखेंगे ना आप, जब मेंस लिखेंगे तो हाँ आता है, इसके लिए यह है, ठीक है। चलिए कह लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। कि थोड़ा गड़बड़ा लिया गया, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, याद रखिएगा। मानचित्र आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये नर्मदा नदी का है, नर्मदा कहेगा कि नर्मदा नदी का पता लगाइए, तो आप लोग इतना नर्मदा नदी को पढ़ ही लिए हैं कि नर्मदा नदी आप चित्र में लगा सकते हैं। कह रहा है कि लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पे, नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, याद रखिएगा, जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों के आखेटक माने शिकार किया करते थे, ठीक है। जानवरों का क्या करते थे, शिकार किया करते थे। सर हमको लिखना है, हाँ लिखिएगा, ये लिखिएगा डायरेक्ट आप कि लोग कहाँ रहते थे, कहीं कि नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। कहीं इनका मुख्य कार्य क्या था, तो कहेगा ये शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे। इनका मुख्य यही कार्य था। कहेगा जंगल से क्या प्राप्त करते थे, तो कहेगा सर जड़ और फल और ठीक खाने की कुछ वस्तुएं जंगल से प्राप्त किया करते थे। कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान वाले हिस्सा में, पाकिस्तान वाले हिस्सा में। अब जब मैं दिखाऊंगा, क्या जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा मैप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ सुनिए, कह रहे कि लगभग 8000 वर्ष पहले, यहीं से पूरी कहानी अब चालू हो जाती है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया। यानी कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कितना साल पहले मिला था, 8000 साल पहले। ये पूछता है कितना साल पहले, 8000 पहले। तो नोट क्या कहेंगे, सबसे कहेंगे कृषि, हेडिंग डालेंगे तो लिखिएगा कृषि में क्या लिखेंगे, कहेंगे 8000 पहले, 8000 वर्ष पहले कृषि का साक्ष्य मिला है। लिखेगा फसल, फसल में कौन कौन फसल है, तो गेहूं तथा जौ, गेहूं तथा, इसमें लिखा नहीं जाता, जानते हैं क्या होता है, ये दूसरा चीज है। मैं जहां आपको लिखवा रहा हूं ये केवल मार्क लगाने वाला है। अगर मैं इसको बोर्ड में ले जाकर अलग तरीके से पढ़ाऊं तो समझ में आता है। यहाँ पे लिखेंगे तो लिखा नहीं पता है, ठीक है। बहुत स्लो स्लो आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। गेहूं क्या है, गेहूं तथा जब आपको क्या करना है, लिखना है। फसलों का क्या करना, उपजाना आरंभ किए थे। देखिए भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किए थे। तो कौन कौन से पशु थे, तो कहेगा भेड़ थी, बकरी थी, गाय थी, बैल थी, ठीक है। अब कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आपको पता है कि उत्तर पूर्व में किसकी पहाड़ियां है और मध्य में किसकी पहाड़ियां, ठीक है। अब आगे जब चलेंगे, हाँ सुनिए, कह रहा है कि यहाँ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। चावल उपजाया गया कहाँ, विंध्य के उत्तर में स्थित। सबसे पहले चावल उत्तर प्रदेश के कुलडीहमा, उत्तर प्रदेश के कुलडीहमा। आप जानते हैं कि यहाँ अगर भारत है तो यहाँ बीचों बीच में विंध्याचल पहाड़ी है। अब विंध्याचल पहाड़ी के ऊपर में है उत्तर प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुलडीहमा, क्या है, कुलडीहमा। इसी कुलडीहमा में मिला था चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य। यही आपकी क्या है अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका मैप है। ये मैं देखिए, मैं HD मैप लेके दिखाऊंगा वो अलग बात है, लेकिन ये मैप कैसा मैप है सर, ये NCERT का मैप है। देखिए कितना अच्छा से दिया, सुनिए।
नदी क्या है, देखिए ये सुलेमान है, देखिए ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। देखिए भारत का नक्शा कहाँ तक है, तो कहेंगे सर भारत का नक्शा यही है, भारत का नक्शा यही है। तो बताओ कि ये भारत के नक्शा में आएगा, नहीं। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में किरथर और सुलेमान की पहाड़ी देखने को मिलेगी आपको। यहाँ तक ठीक ठाक होना चाहिए। ये नदी देखो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। ये पांचों नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है, सिंधु नदी। निर्माण क्या करती है, सिंधु नदी खुद ही यहाँ से बह के आती है, ठीक है। मैंने सिंधु की सभी कभी क्या है, सहायक नदी, सिंधु की क्या है, सहायक नदी, ठीक है। तो कभी पूछ देगा, देखिए इतिहास भी आ गया इसमें, भूगोल भी आ गया। तो भूगोल में क्या पढ़े आप, भूगोल में ये पढ़ लेंगे सर ये पांचों नदी किसकी सहायक, तो सिंधु नदी के सहायक नदी है ये पांचों नदियां, ठीक है। आइए अगर चित्र बनाना चाहे तो बना लीजिए कि झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, व्यास, सतलज, व्यास, सतलज, ठीक है। याद रखिएगा ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां आपको याद रखना है कहाँ है। अब कह रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, आपको कहा था नर्मदा नदी, क्या पूछा था, नर्मदा नदी। ये रही नर्मदा नदी, यहाँ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक, क्या है बाबू, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से कौन से निकलती है नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ये से ऊपर है विंध्याचल पहाड़ी और नीचे है सतपुड़ा, इस दोनों के बीच से होते हुए बह के कहाँ गिर जाती है, तो कहेंगे सर देखिए चित्रमा में दिया है और अब सागर, और अब सागर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो विंध्याचल पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, उसके ऊपर देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोलीडियामा, यही मिला है चावल का सबसे पहले साक्ष्य, ठीक है। अब नीचे देख लीजिएगा नदी के, देखिए नदी कितना खतरनाक दिया है, आप लोग थोड़ा समझेंगे तो देखिए ये यमुना है, ये गंगा हो गया, इधर से चंबल जाके यमुना मिल गई ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखो एक सोन नदी यहाँ जाके गंगा में मिल गई। तो चलिए इस सबसे अच्छा से कब पढ़ाएंगे जानते हैं, जब हम आपको ये भूगोल पढ़ाएंगे तो भूगोल में और अच्छा से पढ़ाएंगे। यहाँ बस समझ लीजिए, रफली समझ लीजिए कि नदियाँ कहाँ से बहती है। यहीं से निकलती है अमरकंटक से महानदी, महानदी उड़ीसा में जाके और अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से महाराष्ट्र से निकलती है, सॉरी हाँ महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी आके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। महाराष्ट्र से ही निकलती है कृष्णा नदी, कहाँ से आके फिर कहाँ गिर जाती है सर, आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये कर्नाटक से निकलती है तुंगभद्रा नदी, कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा की सहायक नदी है, ये मिल जाती है, ठीक है। यहाँ निकलेंगे तो कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी, कौन, कावेरी, और निकल के कहाँ आ जाती है सर, ये भी आ जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। एक पेनार नदी है, ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा इतना सब नदियाँ जो आप देखे हैं, अधिकतर नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। केवल 2 नदियाँ, केवल 3 नदियाँ का याद रखिएगा, एक है माही, इसमें नहीं दिया है, एक है माही नदी, एक है माही नदी, ठीक है, और दूसरा है नर्मदा नदी, और तीसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है ताप्ती नदी। ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ गिरती है, अरब सागर में। चलिए ये आपका लक्षद्वीप है, अगर ये छोटे छोटे देख रहे हैं तो ये लक्षद्वीप के छोटे छोटे क्या है, आयरलैंड है, कितने हैं, आयरलैंड, ठीक है। इधर में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो दिखेंगे तो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपका है श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। यही है पंबन ब्रिज, मलाका जल संधि, ठीक है, माफ करिए पाक जल संधि, मनार की खाड़ी, यही सवाल में पूछा था आपका कि बताइए कि पाक जल संधि और मनार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो मैं लिख देता हूँ कि आपका इतना अच्छा मतलब नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी से बात कर पाएंगे, किसी चैप्टर पे 10 लाइन बोल सकते हैं। अरे पुलिस की नौकरी में क्या रखा है यार, कितना करेंगे आप, ऊपर जाइए, ऊपर की सोच रखिए, सोच कभी भी ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आप खुद सोचिए, पेड़ के एक आखिरी डाली पर बैठे हैं, पेड़ के एक आखिरी डाली, नीचे वाली डाली पे बैठे हैं और वहां से गिरेंगे तो सीधे जमीन पे आ जाएंगे। लेकिन वही पेड़ के अगर शीर्ष पे आप रुके रहेंगे और वहां से अगर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर हाथ पांव बढ़ाएंगे तो एक डाली आपको पकड़ में आ जाएगी, आप बच जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कह कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। क्या करें, प्रयास करें, क्योंकि आप लोग प्रयास कर चुके हैं, हम प्रयास नहीं कराएंगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदिया में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा एवं इसकी
सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ है। कह रहा है कि 47 वर्ष पूर्व कही तो सिंधु के सहायक सिंधु के किनारे 47 वर्ष पुराना, अगर 2500 वर्ष कही तो गंगा यौरी यमुना, कहिएगा कि गंगा नदी के किनारे लोगों का बसना रहन सहन का पता लगाया गया है कितना सन वर्ष पहले, तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। सिंधु के बारे में कहेगा तो 47 वर्ष पहले। यही सब बात अगर नोट करके नहीं लिखेंगे आप लोग और नोट करके पूछ देगा तो मुंह क्या करेंगे, टांग देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी या सोन का पता लगाओ। हम लगा चुके हैं ना सोन, कभी बताया ना कि अमरकंटक से सोन निकलती है। ठीक है, अब पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है, बता चुके हैं। यमुना नदी कहाँ मिलती है तो आप लोग जानते हैं कि यमुना नदी कहाँ मिलती है। तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी है, गंगा की, इलाहाबाद या आज का प्रयागराज। ठीक है, चलिए, कि नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, याद रखिए गंगा नदी के किनारे आसपास आप लोग जानते होंगे कि 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में थे। क्या थे बाबू, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, एकदम स्लोली लिखेंगे तो अब जाके ठीक से लिख पाएंगे। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। मैं सोचता हूं कि कम समय में आपको बहुत कुछ दे दूं, कम समय में बहुत कुछ दे दूं। अंगुत्तर निकाय क्या है बाबू, अंगुत्तर निकाय, यहां तक तो ठीक है। चलिए, तो उसी 16 महाजनपद में जो से लिच्छवी थी, मगध था, ठीक है, वाजी थी, वैशाली था, ये सब छोटा छोटा जितने भी थे ये सब किस नदी किनारे मिले अधिकतर, तो याद रखिएगा गंगा नदी। किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। माने मगध में जो वंश हुए उस वंश में पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का है अजातशत्रु का लड़का है उदयीन। ठीक है, उदयीन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा चित्र और है। कह रहे कि मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उप महाद्वीप की संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखिएगा भारत तो किस नाम की संज्ञा दी जा सकती है, उप महाद्वीप। जो तीन तरह से पानी से घिरा रहता है उसे महाद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। चलिए, देश के नाम माने भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत, उसी के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है। यही नोट करके आपको लिखना है। क्या करके लिखना है, नोट करके लिखना है। धीरे धीरे तो लिखे कि हमको बहाल आदतें नहीं के भाई। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। माने इंडस को अगर संस्कृत में पढ़ा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, उसको सिंधु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिंधु। ठीक है, सिंधु कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंडिया नाम कहाँ से आया है, तो किससे आया है, संस्कृत के सिंधु से। अब कह रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, याद रखिए ये कहाँ से आए थे, पहला बात कब आए थे, तो सर लगभग 25 वर्ष पूर्व। हेडिंग डाल लेंगे, ईरानियों और यूनानियों ने कहाँ से आए थे उत्तर पश्चिम से। यही होता है, नोट करके छोटा छोटा बनाना। ठीक है, कहाँ से आए थे, उत्तर और पश्चिम से। कौन आए थे, ईरानियों और यूनानियों ने। सिंधु को हिंदोस, किस नाम से जाना, हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, इस बात को एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम जानते हैं एग्जामिनर क्या कर रहा है। एग्जामिनर आपके नॉलेज को जांचना चाहता है, क्या आप ठीक ठाक से पढ़ के आए हैं 6, 7, 8 कि नहीं आए हैं। यही जांचता है तो कहते हैं कि पता ना कहाँ से पूछ दिया है रे बबुआ। तो सुनो, बार बार कहते हैं पूछता ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूं, पूछता तो ठीक है। ठीक है, कह रहे कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक
संस्कृत की आरंभिक, शायद कट गया है पूरा, संस्कृत के आरंभिक काल में देखा जा सकता है, तो वो आगे देखे जाएंगे जो भी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने, चलिए ठीक। कह रहा है कि अतीत देखिए, सुनिए, यूनानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया, कुछ मोटा मोटी बात जान लीजिए, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड ने इंडिया नाम दिया, ठीक है। भारत एक अफगानिस्तान वाले एरिया में एक कबीला हुआ करता था, उस कबीला का राजा था भरत, भरत के नाम पर भारत बना, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, ठीक है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। टोटल आपको हम बता चुके हैं, अब आप कहीं से, यही तो है, एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस भी बता रहे हैं, आप मेरी बात को नोट करके लिख सकते हैं। कर अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अभिलेख से, अभिलेख कोई लिखवा के चला गया होगा, या कोई उसका पुरातात्विक कुछ छोड़ के चला गया होगा, या किताब उताब लिख के गया होगा, इसके बारे में हमको पता चल जाएगा। कह रहे कि कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकें, ये मेंस का काम बहुत आता है, मेंस में सवाल पूछा था कि बताइए कि आप अतीत के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में कुछ उदाहरण देते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करिए। अब इसका उल्लेख आपको करना है, ठीक है। तो क्या है, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, सही बात है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। सुनो, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले मैं बता दूं, इतना लकड़ी का पटरी आता था, ठीक है, पटरी आता था, पटरी पर हम लोग भाठा घोरते थे और उसको एक कंडीला से बोर बोर के ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, यानी कि पटरी लकड़ी की थी तो हो गया ताम्रलिपि, तो अगर तांबा का होता तो ताम्रलिपि, ठीक है, और लकड़ी का है तो पांडुलिपि, लकड़ी का है तो पांडुलिपि। वैसे लकड़ी के ही पत्र पर लिखा गया पत्र को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यू स्क्रिप्ट, कहेगा कि मैन्यू स्क्रिप्ट क्या है, तो कहेगा पांडुलिपि का ही दूसरा नाम है। इसीलिए कहता हूं कि बबुआ हमारा बात मानो, हम पूरा जिंदगी आपका नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं केवल पूरा जिंदगी का 18 घंटा। 18 घंटा अगर आप पढ़ लीजिएगा मेरे से, तो 18 घंटा में तो आप एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा सबका। यहाँ 6 से लेके पूरा 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे, एकदम 0 से लेके हीरो तक, ठीक है। शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, हाथ से निकला है, इस बात को क्या करना है, याद रखना। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो कहेगा कि किस नामक पेड़ से निकल होता है, तो कहेगा सर ये एक भुर्ज नामक एक पेड़ था, भुज नामक पेड़ से ताम्रलिपि जो पत्र है वो बनाया जाता है। ये बात याद रखेगा, यही पूछ देगा, मान लीजिए नोट करके बात सुनिए कि पांडुलिपियां किस पेड़ से बनाई जाती थी, तो वहीं दे देगा बरगद के पेड़, दुकौन पेड़ आएगो, वही में पेड़ देगा भुर्ज का पेड़। आ नाम, बाप रे बाप, नाम तो सुने नहीं रहेंगे तो कहेंगे ये तो होकबे नहीं करेगा बहुत सारे बच्चों में ये तो एकदम नहीं होगा, अक्सर वही होता है। कह रहे कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, क्या है पृष्ठ है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्जी पेड़ याद रख, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो, तो यहाँ देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो, तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यही एक क्या है, भुर्ज के पेड़ से ताम्रपत्र बना हुआ है, इसी पे ये लिखे गए, इसी पे ये लिखे गए हैं। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, जितना दिखाई दे रहा है उतना से काम चला लीजिएगा। कह रहा है कि ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त हुई है। देखो बिहार वो होता है कि जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घूमने वाले स्थान को बिहार कहते हैं। तो बहुत बार सवाल पूछता है कि बताइए कि हाँ चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है और बिहार क्या होता है बाबू, घूमने का स्थान होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, याद रखिए महाकाव्य कौन कौन होते हैं, आगे पता चलेगा।
महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा थी किनकी? प्राकृत भाषा को ही अर्धमागधी कहा जाता है। क्या कहता है? अर्धमागधी कहा जाता है। प्राकृत भाषा को ही मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। जो हिंदी पढ़ाते हैं उनको ध्यान दीजिएगा, उनसे पूछिएगा, शायद वो बताएंगे। कह रहे कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जानते हैं, कभी कभी आप देखिएगा आजकल विधायक मंत्री जो भी कुछ अपना बनवा रहा है ना, देखिए यहाँ पे पत्थर का बनवा के लिखेगा, ठीक है, फलाना कुमार, ठीक है, फलाना कुमार फलाना तारीख को इसका क्या कर रहा है? उद्घाटन कर रहा है। ठीक है, उसी समय इसी को अभिलेख कहा जाता था। क्या कहा जाता है? अभिलेख। अगर हम लोग मर जाएंगे 100, 2 साल, 5 साल पर, 1000 साल पहले अगर मर जाएंगे सभी लोग, और फिर नई पीढ़ी का शुरुआत होगा उस समय, तो वहां जब खोजकर्ता होंगे तो कहेंगे कि एक नरेंद्र मोदी था, उस समय का राजा हुआ करता था, यहाँ पे ये व्यवस्था थी, ये इसका उद्धार किए थे। ठीक है, यही सबसे पता चलता है। ठीक है, अरे इतना तेज भागेगा तो कैसे चलेगा? हो गया। कह रहा है कि उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, यही कह रहा है। हाँ सुनिए, कह रहा है कि कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। तो कहता है सवाल बबुआ सिंपल सा कि ये तुम बताओ कि पूर्व के वस्तुओं को पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो कहेंगे पुरातात्विकविद। यही आपका हो गया एक प्रश्न, यही आपको प्रश्न नोट करके लिख देना है। पुरातात्विकविद जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज किया होगा वो कौन किया होगा? तो पुरातात्विकविद ही किए होंगे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, कट गया है क्या? हाँ, मैंने क्या, औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों से, ठीक है, आभूषणों से उनका पता लगाया करते थे। सिंपल बात है। कह रहा है कि देखिए अभी चित्र में तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसे दिखाते। ऐसे ही मैंने ये मान लो ऐसे ही पत्थर है, इससे पत्थर पे क्या किया गया है बाबू? लिखा गया। क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये कौन लिखवाया है? कह रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना है यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंधार से। कह रहा है कि यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियां किससे मिलकर बनी होती है? अक्षरों तथा संकेतों से। देखो यही छोटी छोटी बात आप लोग नोट नहीं करेंगे, यही आपको नोट करना है। यही पर नोट करना है कि लिपियां कैसी बनी है? तो छोटे छोटे अक्षरों और संकेतों से। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इतना नहीं लिखना है, लेकिन ये लिखना है। यहाँ देखो, कह रहा कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो कहेगा सवाल में कि जो अफगानिस्तान वाला एरिया में जो अशोक के द्वारा लिखा गया अभिलेख मिला है या उत्कीर्ण कराया अभिलेख मिला है, उस पर कौन कौन सी भाषा है बाबू? तो कहिएगा कि उस पर यूनानी और अरमाइक है। कहेगा कि बताए कि निम्न में से कौन ऐसी भाषा है जो अशोक ने कभी प्रयोग नहीं किया है? जब पता रहेगा तभी ना छाट पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया है, ख्रोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया है, यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया है, अरमाइक भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, करे क्या पुरातात्विविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? अरे काहे नहीं मिले होंगे, जरूर मिले होंगे। क्या मिले हैं? देखो, पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। माने हमें जिस चीज से किसी के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत। ठीक है, चलिए, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे क्या करते हैं?
इतिहासकार कहते हैं आज जो अतीत में बनी हुई कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे पत्थर वत्थर पे उत्कीर्ण किया गया या कोई पत्थर हो या आभूषण का, उससे पता लगाते हैं, उसे कहते हैं पुरातात्वविद। पुरातात्वविद कह रहा है कि अतः इतिहासकार तथा पुरातात्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रकार का जासूसी है। क्या है? जासूस है। अब कह रहा है तिथियों का मतलब क्या होता है? तिथि का मतलब क्या होता है? तो कह रहा है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख माह वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। लड़किया से बात होता तो बताओगे, लेकिन वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। अच्छा ये बताइए, ये बात बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिए ध्यान से बाबू। कहा जाता है कि अगर ईसा मसीह का जन्म आज हुआ है, क्या हुआ है? आज। क्या हुआ है बाबू? आज। आज से अगर मैं पीछे जाऊंगा, जैसे संख्या रेखा पे क्या दर्शाते हैं? -1, -2, -3, -4, अगर ये दर्शाते हैं, ठीक है। मेन बात जानते हैं क्या है? बोर्डवा पे बहुत सारा, हाँ बता सकते हैं। तो अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले जाएंगे, क्या जाएंगे? पहले तो कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे बाबू? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। इसके बाद जाएंगे तो कह देंगे, इसको कहते हैं ईसा। ठीक है, ईसवी या ईसा, ईसवी कह सकते हैं। इसके पहले जाएंगे तो कह सकते हैं बीसी एडी में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, कार्य की इतिहासकार और तिथियां क्या होती है? अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखे हुए देखते हैं इंग्लिश में। एडी का लिखा हुआ पाते तो यह होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरर तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ये सब बातें आपको समझ में, ये सब बातें हम आज तक इतिहास पढ़ाए, हमको पढ़ाए नहीं पढ़ाए, क्योंकि मुझे पता है कि छोटी छोटी बातें आपको पता होगी, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि ये सब बातें आपको पता नहीं थी। ये सब तो बातें बिल्कुल ही पता नहीं थी। कह रहा है कि बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। चलिए, अब यहाँ कुछ बातें हैं, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग होता है। आप लोग भी जानते हैं अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा और रानी रहते थे। देखिए यही कुछ है, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब पी है, ऐसा लिखा है तो टी है, इसका मतलब वो है, इसका मतलब लायन है, इसका मतलब एम है, ऐसा हंसो जैसा है तो आई है, ऐसा है तो एस है। मैंने कुछ ऐसे मतलब पढ़ा गया। कहा जाता है कि अशोक के अभिलेख को या अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे कोई प्रथम व्यक्ति था, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंध सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए थे। गंगा घाटी के नगर लगभग 2500 वर्ष पूर्व मिले थे। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जो वर्तमान है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, अब आ गया अध्याय नंबर 2। थोड़ा टाइम निकाल दो। चलिए ठीक है। नहीं, अध्याय 2। अध्याय क्या है? 2। कह रहा है कि अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक, मैंने कैसे खाद्य संग्रह करते थे, भोजन का कैसे उत्पादन करते थे, इसी के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि आरंभिक मानव आखिरी वे इधर उधर क्यों घूमते थे? उधर इधर क्यों घूमेगा? कोई खाना नहीं मिलेगा तो घूमेगा, पानी नहीं मिलेगा तो घूमेगा, इसीलिए ना घूमेगा, और किसके लिए? अगर हमारा के बढ़िया से भर पेट खाना मिली, एसी ओसी बढ़िया से रूम में लगाओ रही सुतर आराम से,
तो घूमम काय खाती कोनो काम नहीं हमारे घूमला के। ठीक है, कह रहे कि आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और फल माने पेड़ पौधों से फल पत्तियां वतियां भी खाया करते थे। कह रहे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखो, ये पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। क्या करना है? समझना। जहाँ से लिखना होगा मैं बता दूँ। रहने की जगह निर्धारित करना। आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ का जगह है, इसके बारे में मानचित्र होगा, एक देखेंगे। हाँ देखो, ये मानचित्र है, यहाँ पे कुछ बातें समझिएगा। ठीक है, करेंगे। देखो, पूरा पुराणिक पूरा स्थल है, ये नहीं लिख रहा है क्या? ठीक है, ये पूरा स्थल है, ये नौपसाणिक है, ये महापसाणिक है, ये आरंभिक गांव है, ये अंधुनी गांव है। ये चित्र में दिया गया है। ये चित्र में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ये भीमबेटका है। ठीक है, ये गोदावरी इनाम गांव जानते ही हैं। ठीक है, कुरनूल गुफाएं जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मगिरी पहाड़ी जानते हैं। आप लोग नहीं जानते देख लीजिएगा। मुंबई यहाँ है, आप जानते ही हैं। ठीक है, देखो ये क्या है? आदिच नलूर माने यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसको याद रखेगा, यही आपका कोली डिहावा है। क्या बाबू? कोली डिहावा। ये बिहार का चिराद है। ये आपका कलकत्ता आप लोग जानते हैं। ठीक है, दावोजाली हेडिंग जो ये का पूर्वोत्तर राज्य में है, आप देख सकते हैं। इसको देखना बहुत जरूरी है। एक बार इसको वीडियो को यहाँ से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा है। यहाँ ना समझ में आए तो इसको पढ़ने के बाद इसमें जोहिएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम। बुर्ज होम के बारे में जानते हैं। मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं, जो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। एक हमको बताया कि मेहरगढ़ में किसका साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ में किस फसल का साक्ष्य मिला था? आपको हिंट भी देते हैं। जौ का मिला था, ठीक, गेहूं का मिला था। अब कह रहा है कि पुरास्थल क्या होते हैं। तो सुनो, पुरास्थल क्या होते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए और उसी के अवशेष से पता चलता है कि ये पुरास्थल है। जैसे आज हमारे यहाँ ईंट भट्ठे की दुकान, ईंट भट्ठे का कहीं ना कहीं गोदाम देखे लगा रहता है। तो बताओ कि अगर चिमनी बंद हो जाए तो जो टूटा फूटा वहाँ ईंट रहेगा वहाँ रहेगा ना, वहाँ रहेगा। तो जब भी खोजने वाला आएंगे तो क्या करेंगे? उसको ही खोजेंगे। कह रहे कि आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल कहाँ है? कुरनूल गुफा कहाँ है? अभी हम दिखाए थे आपको। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कुरनूल गुफा है। एक ही अभी पहाड़ी का बारे में पूछ दिया था, छत्तीसगढ़ में पहाड़ी के बारे में पूछ दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आप लोग मुंह टांग दिए थे। ठीक है, कुरनूल गुफाएं कहाँ है? तो देखो, कुरनूल गुफाएं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कुरनूल गुफाएं कहाँ है बाबू? कहाँ है कुरनूल गुफा? देखो ये है, देख लिए। ठीक, पर कुरनूल गुफाएं ढूंढो। ठीक है, आप ढूंढ लिए। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। कहे कि बताइए कि सबसे पहले राख के अवशेष कहाँ मिले? तो कहिए कुरनूल गुफा में। किस गुफा में? कुरनूल। कुरनूल है कहाँ? ये आप लोग जान चुके हैं कि है कहाँ, तो ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं। कह रहे कि नाम और तिथि के बारे में कैसे जानकारी मिलती? नाम और तिथि देखिए, आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को किस नाम से जानते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। माने जो पत्थर के युग है, ये जिसमें सबसे ज्यादा पत्थर को प्रयोग में लाया गया है,
उसे ही कहा जाता है पाषाण काल। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल क्या होता है, आरंभिक काल। कह रहे कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यही से आज स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग इस तरह खाना बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा बाबू, खाना। क्या बना लेंगे, खाना। 3 खाना पहले लिखिएगा पूरा पाषाण काल, फिर लिखिएगा मध्य पाषाण काल, फिर लिखिएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लिखिएगा कि पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला है, तो कहेगा कि 20 लाख से लेके, कितना से लेके बाबू, 20 लाख से लेके 12,000 तक। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या हुई है, किसका किसका खोज हुआ है, नीचे लिखना है। फिर मध्य पाषाण काल में पढ़ाएंगे किसके इसमें क्या खोज हुआ है, इसका टाइम पीरियड कितना है वो लिखना है, और फिर नव पाषाण काल में भी लिखना है। चलिए ठीक है। कह रहे कि इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन काल, आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण युग। आरंभिक, मध्य, उत्तर, पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो कहे कि बताया कि मानव में 99% कहानियां, तो देखिए ना, दोनों मोबाइल देखो, ठीक है। कब हुई है, तो 99% कहानियां किस समय, पूरा पाषाण काल, ठीक हुई है। अच्छा चलिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसिलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तब मध्य पाषाण काल युग जब हेडिंग आपका रहेगा तो उसमें लिखिएगा कि जो बदलाव मिलते हैं, सबसे ज्यादा पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेसोलिथ। अच्छा, कह दे कि मेसोलिथ क्या है, मेसोलिथ क्या है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर मोटर चालू हो गया, मोटर का टाइमिंग बनाना होगा कि मोटर कब चालू होगा कब बंद होगा, इस बात हम विशेष आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। सुनो, पूरा पाषाण काल क्या लिखे, पूरा पाषाण काल में लिखे कि 20 लाख से लेके 12,000, कितना, 12,000। अब मध्य पाषाण काल का 12,000 से लेके 10,000, कितना, 10,000। और जो नव पाषाण काल आएगा बाबू वो हो जाएगा 10,000 से लेके 9,000 के आसपास, 9,000 के आसपास। ठीक है, साल पहले, सॉरी, अच्छा चलिए देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। देखो, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार मिलते थे, मध्य पाषाण काल में वही औजार थोड़ा छोटे छोटे हो गए। यही बात लिखना है। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लड़कियों के मुट्ठे लगे, सॉरी, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण काल युग कहते हैं, नव पाषाण काल युग कहते हैं सर। ठीक है, कह रहा है कि बदलती जलवायु, बदलती जलवायु क्या है, कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरिया और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, तो जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। कह रहे खेती और पशुपालन की शुरुआत, कह रहे किसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही उगाना चालू कर दिया और पक जाता है तो काटना भी चालू कर दिया। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, जहां लिखना होगा मैं बता दूंगा। कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाते थे। माने जानवर जानते थे कि जानवर कुछ न कुछ खाएगा। जैसे आज भी देखिए शहर में कुछ रोटी वोटी रख दिया जाता है, एक दिन अगर कोई गाय आके खा ले तो बार बार वहीं आके गाय खाएगी, बार बार वहीं आके गाय खाएगी। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था उसका नाम था कुत्ता। तो लिखिएगा किस, कब आपको क्या लिखना है, नोट करके ऐसे करके फिर बना के लिखिए कि सबसे पहले पालतू बनाने वाले जानवर का नाम क्या है। तो कहेंगे सर
कुत्ता क्या था? कुत्ता। ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को क्या करने लगे? पालने लगे। करके अस्थायी जीवन की ओर, अस्थायी जीवन की ओर करके पुरातात्विकविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। अभी दिखाए हैं बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया में। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया में। वर्तमान कहाँ है? कश्मीर में। वर्तमान कहाँ है? कश्मीर में। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहेगा कि बताइए कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? क्या कहेंगे आप? बुर्ज होम, ठीक है। कह कि जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विक विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर माने आग भी लगाया करते थे। कह रहे कि 9 पसाड़ियों के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो कहेगा किस काल में मिला है? तो 9 पसाड़ युग, 9 पसाड़ युग। कह रहे इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो कहेगा कि सबसे पहले ठीक है रेशा फसलें कौन उगाई गई होगी? तो कहिएगा कपास। कौन पे क्या कहिएगा आप लोग? कपास। क्या कहिएगा? कपास, ठीक है। चलिए, कह रहे कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको चित्र में दिखाएं। कह रहे कि मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ हम पहले आपको ढूंढवा दिए हैं, बार बार ढूंढवाने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है याद है, कह रहे कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। याद रखे, कौन दर्रे बाबू? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले याद रखेगा जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो कहेंगे सबसे पहले गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तब क्या कहेंगे? सर मेहरगढ़ से। मेहरगढ़। चलिए, कहना कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो यही से आपका सवाल बन जाएगा कि चौकोर और आयताकार कहाँ से मिले हैं अवशेष? तो कहिएगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। कह रहा है कि कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जानते हैं क्या? मेहरगढ़ में कुछ ऐसे भी लोग थे या ऐसे लोग के कब्र मिले हैं जिसमें कुछ सामान रखे जाते। तो लगता है कि उनके पूर्वज फिर क्या करेंगे? रात में उठ के पहनेंगे। यही कारण है कि सोना चांदी के मिटका भी में रख के मुतारी रखा जाता था। यही है, ये घर है। देख लिए ध्यान से। मेहरगढ़ के घर का चित्र देखिए। ये किसका चित्र है बाबू? मेहरगढ़ का। इससे छोटा नहीं होगा। किसका चित्र है? मेहरगढ़ का। किसका है? मेहरगढ़ का, ठीक है। लास्ट ही है क्या ये? मेहरगढ़ का चित्र, मेहरगढ़ में कुछ है भी, देखिए। अब मेहरगढ़ के चित्र में क्या है? ये मेहरगढ़ के घर के शायद क्या है? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे ही दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता क्या है? ढूंढिए, ठीक है। आप लोग ढूंढिए। कह रहा कि ऐसी कई कब्र मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो याद रखें, मेहरगढ़ में कुछ ऐसे भी मिले हैं लाशें जिनके साथ बकरी को दफनाया गया है। यही वो इंसान है, यही वो इंसान है और वही ये बकरिया है। वही ये देखो, ये इंसान है, ये क्या है? बकरी है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? साथ साथ दिख रही होगी। चलिए, कर फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी, मैंने फ्रांस में जो गुफा थी उसमें किसकी चित्रकारी की गई थी? तो याद रखिएगा, ठीक है। करे कि अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरातन की खोज लगभग
100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। कितना स्कूली छात्र ने? 4। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें से जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, 12 सिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यही आपका चित्र है। हमको नहीं दिख रहा है तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा। ये अन्य में क्या है? अन्य में क्या है? एक नौ पसाड़ी के पुरास्थल में क्या है? देखिए, एटलस में तुर्की को ढूंढो। नौ पसाड़ी के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल है। क्या है? चताल ह्यूक है, जो तुर्की में है। कहेगा कि नौ पसाड़ काल युग के चताल ह्यूक किस देश में देखने को मिलता है वर्तमान के? तो कहाँ देखने को मिलता है? तुर्की में। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया था? सीरिया से। लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। तो कहेगा लाल सागर से क्या? तो कौड़िया। भूमध्य सागर से क्या? तो सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। नोट कर लीजिएगा, पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? हाँ, मध्य पाषाण युग क्या है? 12,000 से 10,000 पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? तो 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। इसीलिए कहा जाता है कि कृषि की शुरुआत 8,000 वर्ष पहले। कह कि नौ पाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? तो 10,000 साल पहले। अब आ जाते हैं अध्याय 3। अध्याय 3। तब तक थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं कितना वीडियो का टाइमिंग चल रहा है। नहीं हुआ, चलिए दोनों को। कह रहा कि हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा आप लोग जानते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। 1750 बीसी तक। याद रखिए, कह रहा है कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले कहाँ रेल लाइन बिछाया जाता है? तो पंजाब में। तब सिंधु के बारे में जानकारी मिला। सिंधु के बारे में जानकारी मिला। कहा जाता है कि उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। क्या था? एक था। कह रहा है कि सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। कहा गया है इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस बात को भी नोट करके रखना है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविद ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले को क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचले वाले हिस्से को नगर कहा। निचला हिस्सा यानी नगर कहा। इस दोनों से सवाल पूछ चुका है। दोनों को अच्छे से आपको क्या करना है? याद करके रखना। ठीक है। कह रहा है कि मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार कहा। तो कहेगा कि बताइए कि स्नानागार कहाँ से मिला है? तो कहिएगा कि मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने। और किया कब था? तो 1922 में। जब आप पूरा पढ़ लेंगे 6 से 8 तक एनसीईआरटी, तो आपको एक एक सवाल का एक एक जवाब आपको मिलता जाएगा। कह रही कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। एक है कालीबंगा और एक है लोथल। यहाँ से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड माने अग्नि का जलाने का साक्ष्य मिला है। तो यानी कि साफ तौर पर सर ये कहना चाहते हैं क्या आप? आग का भी पता यहीं से चला है क्या? तो कह सकते हैं हाँ बाबू, आग का पता यहाँ, आग का यहाँ से साक्ष्य मिला है। आग का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कह रहा है कि जहाँ संभव यज्ञ किए जाते होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह भी मिले हैं। कह रहा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों
भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर, ये लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे बर्तन बनाते थे, तो याद रखिए मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने होते हैं, काले रंग के चित्र बने होते हैं। पत्थर के बाट, पत्थर के बाट मन नापने वाला, फिर मुहर, मन के तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। यानी कि वो लोग माप तोल की, उन्हें माप तोल की ज्ञान था। अगर माप तोल का ज्ञान नहीं होता तो बाट मैंने किलो नहीं बनाते, जैसे कि पत्थर किलो आज भी देखे होंगे बनाते हैं कोई ना कोई। ठीक है, उप महाद्वीप का देखिए नदियां है, आप लोग क्या करना है, देखिए नदी देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ये देखिए हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। सुनिए अब हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलते, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। लिखते रहिए। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लिखिए, हमारी बात को समझिए। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है। गावेरी, देखे गवेरी वाला अगर ये देखूं तो गुजरात में होना चाहिए। कहाँ, इसको एक बार नोट करिएगा। रुक थोड़ा मैप देखे तो हम, गुजरात यहाँ है नहीं, ये गवेरी वाला तो ये वहाँ होना चाहिए, पंजाब वाला एरिया में। सॉरी, किसमें, पंजाब वाला एरिया में। ठीक है। ये चनहुदाड़ो है, ये पाकिस्तान और भारत की सीमा पे है। ये क्या है बाबू, चनहुदाड़ो पूरी तरीके से कहेंगे तो पाकिस्तानी में है। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। सतका कोह कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में। आपसे केवल स्थान पूछता है कि कौन सा स्थान कहाँ है, तभी क्या हो जाएंगे आप, विचलित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। धौलावीरा कहाँ है बाबू, तो कहेंगे धौलावीरा गुजरात में है। सुरकोट, देखो एक है सोतका कोह, एक है सुरकोतदा, तो ये दोनों कहाँ है, दोनों कहाँ है बाबू, गुजरात में। लोथल भी कहाँ है, गुजरात में। ये आपका लोथल है, लोथल भी कहाँ है, गुजरात में। केवल आप पहले राज्य लिखिएगा, राज्य लिखने के बाद कुछ कुछ बातें छोड़ दीजिएगा, उस बातों को फिर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर क्या करिएगा, आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब कह रहे कि भवन, नले और सड़कें। देखिए तो कह रहा है कि नगरों के घरों आमतौर पर एक या दो मंजिलों होते थे। घर के आंगन चारों ओर से कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश भाग में तो उतना नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मतलब कहना का मतलब है कि जब घर बनाया जाता था तो उसी हिसाब से नाला भी बनाया जाता था। तो ये मेंस के काम में आता है, आगे काम में। यहाँ देख कुछ बात है, कह रहे कि सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ठीक है। ये कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। क्या है, मुहर है, नहीं दिखाई, यही मुहरिया है। क्या है, मुहरे। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक हाथ लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए लेखन के का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया है, ना पढ़ पाए हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई। जैसे पुरातत्वविदों को जो चीज वहां से मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर के हैं। क्या है, पत्थर, जैसे कि शंख, तांबा, कांसे, सोने, चांदी, धातुओं से बनी गई वस्तु। कहेगा कि बताइए कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे। याद रखेगा, यहाँ लोहा से परिचित नहीं थे। किससे बाबू, लोहा। क्योंकि लोहा का जो छानबीन हुआ ना, जब लोहा का जो पता चला है, तो लोहा जो मिला है वो मिला है आपके उत्तर वैदिक काल में। किसमें मिला है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। देखिए यही है जो इनकी वस्तुएं मिली है। गले का हार है। ठीक है। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे, जो ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के क्या बनाते थे बाबू, बर्तन बनाया करते थे। ये देखो यही है, ये बुढ़वा यही मूर्तियां मिली है। देखो कह रहे कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान
के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। कह रहे कि पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत है। सूत कताई का संकेत है। देखो ये बुढ़वा को देखो, चित्र बुढ़वा है, बुढ़वा ऐसे ये सपाट है। क्या है? सपाट। ये चित्र किसका है तो देख लो। नहीं दिया है क्या? एक चित्र है भाई, नाम क्यों नहीं दिया इसके चित्र का? ये हड़प्पा से मिली हुई एक मूर्ति है। हड़प्पा से मिली हुई क्या है? एक मूर्ति है। उसी मूर्ति का ये चित्र है। ये फेंस क्या होता है? फेंस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कह रहा है फेंस से मन के चूड़िया वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मैंने कहने का मतलब है कि पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। माने साफ बात है, ये कृत्रिम रूप से अपने मानव द्वारा बनाया गया ही एक पदार्थ है। ठीक है। कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। माने उनको तांबे की ज्ञान थी, तो उनके तांबों का ज्ञान था। कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से कर। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन कहाँ से? ईरान से और अफगानिस्तान से। यही तो नोट करना है आपको। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कहेगा कि होते सोना कहाँ से खरीदते थे? तो कहेगा सर ये तो सोना कर्नाटक से खरीदते थे। कहाँ से खरीदते हैं? कर्नाटक से। ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए बैलगाड़ी थी। क्या थी? बैलगाड़ी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ठीक है, गेहूं, जौ, दालें, मटर, दाल, तिल, सरसों से अपना क्या करते थे? भोजन किया करते थे। पर गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? तो कह रहा है कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? खादिर बेट के पास। कौन? धौलावीरा। ये राज्य में पूछेगा तो कहेगा गुजरात। कौन है? गुजरात। ठीक है। कह रहे कि धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। ये सवाल पूछा था पिछली बार यूपीएसआई में, जाके ढूंढ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ठीक है। यूपीएसआई में ये सवाल पूछा हुआ था। यूपीएसआई में ये सवाल पूछा था कि बताइए कौन सा ऐसा सिंधु सभ्यता का नगर है जिसे 3 भागों में बांटा गया था? कौन था? धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है। याद रखिएगा, ये पिछला साल का अगर यूपीएसआई का पेपर किसी के पास होगा तो मैं 200% लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं भी पेपर में बैठा था, ये मेरे में भी आया था। इसको देख लीजिएगा। ठीक है। ये सेकेंड शिफ्ट में आया था। ठीक है। चलिए, कह रहे हैं गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। तो कह देंगे कि साबरमती की भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है लोथल। तो भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है? भोगवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कहेगा सरस्वती नदी। किसकी नदी? सरस्वती नदी। शायद आज तक ये भी आपको पता नहीं होगा। ठीक है। कह रहे कि पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। ठीक है। कह रहा है कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिला है। कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल। लोथल का बंदरगाह क्या था? यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। ठीक है। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता था। तो कहेगा कि बताइए कि पतनागर कहाँ से मिला है? तो कहेगा पतनागर। तो पतनागर तो सर मिला है, कहाँ से मिला है? तो कहेंगे सर लोथल से। कहाँ से? लोथल से। कह कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां पर संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। साथ सुन लो, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का क्या होता है? ठीक है। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। सभ्यता के अंत कैसे हुआ? तो कहा जाता है लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। छोड़ने का मेन कारण क्या है? सर जॉन सर देखो
जॉन सौर मार्शल ने बताया था कि ये अचानक नदियों का पानी में उफान आने लगा, नदियों का पानी में उफान आने लगा तो बाढ़ की स्थिति बन गई, बाढ़ की स्थिति हो गई तो यहाँ से लोग पलायन करने लगे, ये स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो अंतिम रूप रहा है, अंतिम रूप माने विनाश का कारण रहा है, वो बाढ़ ही है। बाढ़ कहाँ आया था? नदियों में, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग 5 नदियों किनारे रहते थे, कभी कभी देता है कि 7 नदियों, किसी नदियों को 7 नदियों किनारे ये रहा करते थे। और जब 7 नदियों में पानी का उछाल आ गया तो ज्यादा पानी आ जाएगा तो जानते हैं कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जाने के कारण ये भाग जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो फिल्म में दिखाया गया है। करेक्ट, यहाँ पे कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, नील नदी क्या है? नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो याद रखिए कि पहले तो मिस्र, नील नदी है कहाँ? मिस्र में। मिस्र है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। कह रहे कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। कहेगा कि बताइए कि कहाँ के राजाओं ने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए? तब मिस्र के राजाओं ने। कहा जाता है कि सबसे पहले कोई सभ्यता उभरी थी तो मिस्र की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो कहेंगे कि मिस्र की सभ्यता थी। कौन सभ्यता? मिस्र की सभ्यता है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहता है? मम्मी। आप लोग देखे हैं, फिल्म बहुत देखे होंगे, मम्मी एक पूरा कपड़ा बंधा रहता है, फिल्म वाली मम्मी आता है नहीं, ठीक है। तो क्या कहता है? मम्मी कहता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खादान, पेप, वस्त्र, वहने, बर्तन, मैंने कहने का मतलब इसका जितना भी चीज है, सोना चांदी, कहा जाता है कि राती में उठ के पहनेंगे, राती में उठ के पहनेंगे। यही है पिरामिड। क्या है? यही क्या है बाबू? पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड माने इधर से श्वेत प्रकाश को गुजारो, इधर से 7 भाग में बढ़ जाएगा, और फिर उल्टा यहाँ में पिरामिड लगा दो और यहाँ से सफेद रंग प्राप्त कर लो। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है, जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती कितना? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 47 वर्ष साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत लगभग की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले, गंगा नदी के किनारे। अब आप आखिरी है आपका अध्याय 4। आखिरी क्या है आपका? अध्याय 4 है। बहुत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। क्या बताती है हमें किताबें? क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? तो कब्रें क्या बताएगी? कब्रें वही बताएगी कब्रें में कौन सा इंसान दफन है। किताबें बताएगी किसी का यात्रा वृत्तांत। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, देखिए कह कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। सही बात है। वेद कितने होते हैं बाबू? तो कहिएगा सर 4। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं, यानी 1025 है। 1000 नोट कर लीजिएगा। प्रार्थना इसी को कहा जाता है ऋचाएं। इसी को कहा जाता है ऋचाएं। ऋचाएं कितनी है? 1025। सॉरी सूक्त है, माफ कर, सूक्त 1025। उसके बाद मंडल दशा सूक्त है बाबू। क्या है? सूक्त है, ठीक है। जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरीका से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। मैंने कहा जाता है कि विभिन्न देवताओं के बारे में ही रचा गया। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? अग्नि है, इंद्र है और सोम है। अग्नि, इंद्र और सोम। तो कहे कि बताइए कि जब वेदों की रचना हो रही थी उसमें मुख्य देवता कौन कौन थे? तो याद रखिएगा अग्नि, इंद्र और सोम। पर अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। ये लिखता है कि अग्नि किसके देवता है? आग के। इंद्र किसके हैं? युद्ध के देवता है। और सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा है, माने पेड़ों के देवता क्या है? सोम। पेड़ों के देवता क्या है? सोम है। कह रहा है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। माने संस्कृत या प्राक वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। होए तो उससे होने देखिए। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो कहेगा संस्कृत भाषा किसका हिस्सा, किस परिवार का हिस्सा है?
भारोपीय, किसका है? भारोपीय, ठीक है। माने भारत और यूरोपीय दोनों को मिलाकर भारोपीय है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसी फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो निम्न में से कहता है कि बताओ कि कौन से इस भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इस सब भाषा को आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी भाषा आएगी तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं होगी। अब कह रहा है कि उन्हें एक भाषा परिवार, अब उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में माँ और अंग्रेजी में मदर शब्द को देखो, ठीक है। कह रहे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। देखिए आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, ये सब बात पढ़ते होंगे, लेकिन एक बार जब पढ़ लेंगे तो सब देखिए, देखो ये तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के। तो हेडिंग डाल लीजिएगा द्रविड़ भाषा, क्या डालिएगा? द्रविड़ भाषा, ठीक है। हेडिंग क्या डाल लेंगे? द्रविड़ भाषा डालेंगे, ठीक है। इस द्रविड़ भाषा को अगर आप डाल लेंगे, इस द्रविड़ भाषा को आप डाल लेंगे तो लिखिएगा कि ये तीन भाषाएं किस में आती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा में आती है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। करें कि ये इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो कैसे करेंगे? जैसे भी करेंगे, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह इसी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इसके पहले कह देगा किसके किसके बीच संवाद है, आप किसके किसके बीच में कह देंगे? चलवा किसके बीच में कहेंगे? कहेंगे एक तो विश्वामित्र नामक ऋषि है और कुछ देवियां थी, और नदी में कहेगा तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। कह विश्वामित्र और नदियां, विश्वामित्र क्या? हे नदियों, ये कहानी आप पढ़िएगा, ये कहानी आप पढ़िएगा, ठीक है। ये कहानी आप पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा कर देते रहे, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के लिए हम आप लोग के लिए, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे कि ऋग्वेद की प्रथाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो कहेगा कि बताइए कि किस नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? तो कहिएगा गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। कह रहे कि मवेशी, घोड़े और रथ, समावेशी घोड़े और रथ, घोड़ा काय खातिर बनावल जाए? या तो युद्ध में शामिल होकर, या तो एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाए खातिर। पशु काय खातिर? पशु से चारा, पशु के चारा खिया हमने दूध मिली, ठीक है। और रथ, रथ क्या है? एक जगह से दूसरी जगह बैठ के जाना है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके किसके लिए है? मवेशी के लिए है, बच्चों के लिए है और घोड़ों के लिए, तीन के लिए है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी, सुनो ये कह रहा है कि जो ये युद्ध होता है, युद्ध होने का कारण ये था कि अगर जीत जाएंगे हम तो तुम्हारे सारे मवेशी को ले लेंगे। या कभी ऐसे भी स्थान हो जाते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे वो जमीन उपजाऊ होती है, तो जीतने के बाद हम उपजाऊ जमीन को भी क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। कह रहा है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? याद रखिए, कह रहे कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। देखिए, पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। तरह तरह के यज्ञ और पूजा पाठ और अनुष्ठान कराते थे। कौन? पुरोहित, ठीक है। कह रहे कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, एक था जन, मतलब पूरा जनता के लिए जन, जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, दूसरा क्या था? विष, जिसे वैश्य शब्द कहा जाता है, जिसे वैश्य शब्द निकलता है, ठीक है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, तो अध्याय 5 पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे। कह ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, तो कहेगा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो कहिएगा केवल सर विष और जनों का उल्लेख मिलता है। इसलिए हमें
पुरु जन या विष भारत जन या विष यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। कह रहा है कि 10वीं वे लोग थे, 10वीं वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। तो नोट करके लिखिएगा, लिख लिएगा 10वीं हेडिंग रहेगा, उसके बाद लिखिएगा यह लोग यज्ञ नहीं किया करते थे, नहीं किया करते थे। ठीक है, कह रहा है और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी, दास स्त्रीलिंग में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दासी शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। माने युद्ध में यदि आप जा रहे हैं, युद्ध को जीत लिए हैं, अब वहाँ पे कोई लड़की या औरत है या पुरुष है तो उसको बंदी बनाकर ला दे रहे हैं, यानी कि वो आप जिंदगी भर आपका वो सेवा करेगा, यानी वो आपका क्या बन गया है बाबू? दासी बन गया। क्या बन गया है? दासी बन गया। ठीक है, दासी बन गया है। करे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, तो कुछ बातें याद रखिएगा। करे कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में प्रचलित थी। ये कहाँ कहाँ प्रचलित थी इसको देखिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये कब्र थी। क्या थी बाबू? कब्र थी। ये चारों ओर से पत्थर से घेर देते थे और यहाँ पे उसको सुला देते थे, और सुलाने के बाद ऊपर से पत्थर से ढांक देते थे। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे समझ विकसित होगा आपका। कह रहा है कि नाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, तो कह रहा है कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक ये जगह है। अब भीमा किसकी सहायक है ये आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, इसके आगे हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताते हैं हमें? कंकाले। कंकाले क्या बताती है? तो कंकाले आपको ही पढ़ना है। ये कहानी के तौर पे है कंकाल, बहुत चीज कंकाल से नहीं आता है, लेकिन इसमें याद रखेंगे आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की रचना की। तो कहेगा कि चिकित्सा शास्त्र की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा किसने किया था? तो उनका नाम था चरक। उनका नाम था चरक। अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि चरक किसके दरबार में थे। ठीक है, अच्छे से। करा कि एटलस में चिन्ह को देखो लगा 35 साल पहले हम यहाँ के क्या क्या जानते थे जाना। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों में क्या सवाल लिखते थे, वे ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, लेकिन अभी तक लोहे का इस्तेमाल करना ही है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वेदों की रचना 3500 साल पहले हुई थी। महापाषाण कालों के निर्माण कब से शुरू हुई? 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से लेकर 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 वर्ष पहले। चरक के बारे में इसके अगला चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ना है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोर मत होइए, इसको कहानी की तरह पढ़िए। कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बोर होंगे तब डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपका, बोर होंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, इधर से उधर वीडियो को थोड़ा फैलाते रहिए। चलिए, बाय बाय।